सरस्वती शिक्षा समिति द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी अष्टमी के भैया बहनों को सुप्रभात। हमारा अभी ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना यह अध्याय चल रहा है। प्रिय भैया बहनों, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा भारत में अधिक से अधिक आमदनी बढ़ाने के लिए राजस्व किस प्रकार वसूल किया जाए, इसके बारे में गत दिनों अध्ययन किया था, जिसमें मुख्यतः बंगाल और दक्षिण भारत में जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में बंगाल में बंदोबस्त प्रणाली और दक्षिण भारत में रेतवारी, इस प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने राजस्व जुटाने के लिए की थी। लेकिन ये व्यवस्थाएं कुछ ही वर्षों के अंदर समस्या के रूप में अंग्रेजों को दिखाई देने लगी, क्योंकि बंदोबस्त प्रणाली में राजस्व था वो एक बार तय कर दिया था। परिणाम क्या हुआ? किसानों का उत्पादन नहीं होता, फिर भी उन्हें राजस्व उतना देना पड़ता। इसके कारण जो राजस्व वसूल करने वाले जमींदार थे, उनकी जमींदारी चली गई राजस्व नहीं देने के कारण। लेकिन रेतवारी में ग्रामों के समूह बनाकर उनको राजस्व वसूल करने की अनुमति दी, लेकिन ये व्यवस्था भी एक समस्या के रूप में खड़ी हो गई। तब कंपनी के अधिकारियों ने जमीन से होने वाली आय बढ़ाने के लिए अपने जो भी कारगर कार्य थे वो अपूर्ण होने लगे। तब उन्होंने ऐसी फसलों के उत्पादन पर ध्यान देना शुरू किया जिनकी यूरोप के बाज़ारों में अच्छी मांग हो, ताकि उस फसल को यहाँ से वह यूरोप के बाज़ारों में ले जाए और बेच के अधिक आमदनी प्राप्त करें। इस प्रकार एक तरफ किसानों का पलायन हो रहा था, जमींदारी जा रही थी, उधर अंग्रेज अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों से केवल यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक उनके काम आने वाली फसलों का उत्पादन करें। 18वीं शताब्दी के अंत में कंपनी ने अफीम व नील की खेती पर ज़्यादा जोर दिया। तो अफीम जो विभिन्न औषधियों में काम भी आती है, नील जिसे अपन कपड़े में धोने के बाद डालते हैं और यह रंग बनाने के लिए काम आती है, नीला रंग। इसके बाद अंग्रेजों ने लगभग 150 वर्ष तक भारत के अलग अलग इलाकों में किसी न किसी फसल के उत्पादन पर किसानों को मजबूर करने लगे, जो उनको आवश्यकता थी। किसान को आवश्यकता है या नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जो अंग्रेजों को चाहिए वो फसल वो उत्पादित करें। इसके लिए उन्होंने बंगाल में पटसन जूट, जिसे अपन बोरे टाट इत्यादि बनाते हैं, आसाम के अंदर चाय, संयुक्त प्रांत जिसे अपन आजकल उत्तर प्रदेश कहते हैं, इसमें गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र में कपास, क्योंकि भारत का कपास का रेशा बहुत ही उत्तम किस्म का होता है, इसलिए इसकी अधिक मांग थी। उस समय का मद्रास राज्य, जहां चावल उत्पादन के लिए किसानों पर अंग्रेजों ने दबाव बनाया कि आप इस क्षेत्र में ये ही फसल बोएंगे और वो हम खरीदेंगे और उसको यूरोप के बाजारों में ले जाकर बेचेंगे। नील की खेती, नील एक पौधे से तैयार होती है
जिसका नीला रंग होता है, इसकी खेती उष्णकटिबंधीय इलाकों में होती है। जहाँ गर्मी अधिक होती है वहाँ ये खेती अच्छी होती है। भारतीय नील की कीमत बहुत ऊंची रहती थी यूरोप के बाज़ारों में, इसीलिए यूरोप के कपड़ा उत्पादक बैंगनी व नीले रंग बनाने के लिए जो यूरोप में एक पौधा काम आता था वोट, उस वोट पौधे पर ही निर्भर रहते थे। और वोट पौधा शीतोष्ण जलवायु में उगता है, जो यूरोप की जलवायु है, जहाँ ना अधिक ठंड रहती है ना अधिक गर्मी होती है। इस प्रकार कपड़ा रंगने के लिए यूरोप में वोट पौधा का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब भारतीय नील का रंग अंग्रेज व्यापारियों ने देखा तो वो बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी का था, किस्म का था, तो भारतीय नील की भी मांग यूरोप में अधिक होने लगी। नील के साथ कड़ी स्पर्धा थी किसकी? वोड नामक पौधे की। इसलिए यूरोप में जो वोड पौधे से रंग बनाने के काम करने वाले उत्पादक थे, उनकी स्पर्धा नील से हो गई। इसलिए उन्होंने यूरोप में नील के आयात पर रोक लगाने के प्रयास किए। उनका था कि अगर भारत की नील यूरोप के बाज़ारों में आएगी तो हमारे वोड पौधे से जो रंग बनाया जा रहा है वो यूरोप के बाज़ारों में बिकेगा नहीं। इसलिए वो उस पर रोक लगाने के लिए प्रयास करने लगे। मगर कपड़े की जो रंगाई करने वाले थे उनको भारतीय नील अधिक पसंद थी, क्योंकि यह रंग गहरा भी था और उसका चमक भी अलग थी। उत्तरी अमेरिका में नील के बागान भी लगाए, लेकिन भारतीय नील की मांग बाजारों में बढ़ती गई। 1783 से लेकर 1789 के बीच नील का उत्पादन दुनिया में आधा रह गया। यूरोप में बढ़ती नील की मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती बढ़ाने के तरीके ढूंढने लगी और 18वीं सदी के अंत में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाजारों में छा गई। ब्रिटेन में आयात की जाने वाली नील में भारतीय नील का 90-95% हिस्सा हो चुका था। यानी जितनी इंग्लैंड में नील आयात हो रही थी, यानी दूसरे देशों से मंगाई जा रही थी, उसमें भारतीय नील का 95% हिस्सा हो चुका था। हुआ क्या, जब इस प्रकार का उत्पादन होने लगा, मांग होने लगी, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज अधिकारी थे जो नौकरी कर रहे थे, उनके मन में भी लालच आ गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारत में बंगाल के अंदर नील की खेती करना शुरू कर दिया कि हम यह उत्पादन करेंगे तो हमें अधिक आय होगी। इस प्रकार अंग्रेज अधिकारी भी भारत में नील की खेती में लग गए और यहाँ से नील उत्पादन कर यूरोप के बाजारों में बेचने लग गए। अभ्यास प्रश्न, नील का पौधा कैसी जलवायु में उगता है? तो नील का पौधा उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। अपन ने जब ग्लोब पढ़ा था तो ग्लोब में ये आया था कि मध्य में जो भूमध्य रेखा होती है उससे उत्तर और दक्षिण में 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच में गर्म जलवायु रहती है। इसको कहते हैं उष्णकटिबंध। तो जैसी जलवायु उष्णकटिबंध यानी जहाँ अधिक गर्मी रहती है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु कहलाती है। तो ऐसी उष्णकटिबंधीय जलवायु में नील का पौधा आसानी से उगता है। दूसरा, वोट पौधा जिससे भी रंग बनता है नीला और बैंगनी, यह कैसी जलवायु में उगता है? तो ये शीतोष्ण जलवायु में उगता है। और ऐसी जलवायु जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के मध्य होती है, जहाँ अधिक न गर्मी होती है न अधिक ठंड होती है, ऐसी जलवायु को अपन शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। ये दोनों प्रश्न आपको अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। धन्यवाद।